सियासत राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों का कार्यक्रम सियासी रंग के साथ मैं राजेश सक्सेना। आज इस कार्यक्रम में तमाम खबरें सियासत और राजनीति से जुड़ी, साथ ही कोरोना के खिलाफ जिस तरह से वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत हुई है उसको भी आज के इस कार्यक्रम में हम समाहित करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टीकाकरण महाअभियान की। दतिया के जिला चिकित्सालय में कोविड-19 टीकाकरण अभियान में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शामिल हुए। यहां उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। इसके बाद गृह मंत्री वृंदावन गार्डन में आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। गृह मंत्री ने कहा, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। लोगों को मंगल टीका लगाया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग टीका का विरोध करते हैं और दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वैक्सीन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान को लेकर तंज कसते हुए कहा, अखिलेश यादव को बीजेपी का टीका पहले ही लग चुका है। अब जो टीका लगाया जा रहा है वो कोविड-19 का टीका है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है, संक्रांति उत्सव के कार्यक्रम में तो हम हैं, पर आज का दिन मंगल टीका आया है देश के अंदर। तो विश्व के अंदर मान बढ़ाया है मोदी जी ने भारत का। विश्व के अंदर आज विश्व के 128 देश की डिमांड हमारे पास आ गई है टीका मांगने के लिए। 128 देश की। अब कल्पना करो कि हमसे थाली बजवा रहे थे, हमसे दिवाली बनवा के दीप बनवा रहे थे लॉकडाउन पीरियड में, और खुद क्या कर रहे थे? हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे प्रधानमंत्री ने आज विश्व में हमारे को गौरवान्वित करने का काम किया है। कोरोना टीकाकरण अभियान को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, वैक्सीन को लेकर मुख्यमंत्री ने अपने विचार हो सकते हैं। वैक्सीन को लेकर जगह जगह से भ्रांतियां आ रही हैं। इस महामारी को पूरे विश्व और मध्य प्रदेश ने भोगा है। वहीं डर वैक्सीनेशन को लेकर नहीं होना चाहिए, इसके लिए उदाहरण पेश करना चाहिए। सवाल ही नहीं उठता। ये सुप्रीम कोर्ट का जो कौशल और सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों चीजें आपके सामने हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका एक्सेप्ट करनी, स्वीकार करनी, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान में लिया कि दल बदल कानून के अंतर्गत ये पूरा कृत्य आता है। जब 20 विधायकों की गाज किसी भी रूप में सुप्रीम कोर्ट की गिरी, तो उसके बाद स्थिति क्या निर्मित होगी, आप स्वयं आकलन करें इसका। महाकौशल के विधायक, विंध्य के विधायक अपने आप एहसास करा रहे हैं इस बात का कि हम असंतोष, हम सब असंतोष में हैं। क्यों हक नहीं मिलना था महाकौशल को इस मंत्रिमंडल में? मैं इस मध्य प्रदेश का निवासी होने के नाते एक मुख्यमंत्री का दायित्व होता है कि नहीं कि बैलेंस एक मंत्रिमंडल बनाए। सारा मंत्रिमंडल एक जगह का, सारा मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा एक तरह से उसके साथ विश्वासघात किया, तो असंतोष वाजिब है। और मुख्यमंत्री हमारे ही हैं, हमारे प्रदेश के हैं, तो मैं उनसे मांग भी करता हूं कि क्षेत्रीय संतुलन बनाए। ये बनाना चाहिए, इसमें क्या है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव ऑनलाइन पर है। नीरज, जिस तरह से आज पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तो मंत्रिमंडल को लेकर जिस तरह से उन्होंने सवाल खड़े किए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि आज जिस तरह से टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत हुई, टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत आज जिस तरह से हुई, उस पर भी पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने जिस तरह से सवाल खड़ा किया, या तमाम मुद्दे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के, क्या कहेंगे? जिस तरह से देश भर में उत्साह के साथ कोरोना वैक्सीन की लगने की शुरुआत हुई और खास करके सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन लगाई गई,
लेकिन और जिस तरह से उत्साह आज डॉक्टरों में देखा गया, स्वास्थ्य कर्मियों में देखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष का काम जो है सवाल खड़े करना है और जो सत्ताधारी दल है उस पर तंज कसना है। तो वहीं आज पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधा सीधा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा, क्योंकि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये स्पष्ट कर चुके थे कि वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, ये वैक्सीन जो है पहले जनता लगवाएगी। लेकिन उसको कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसको भी राजनीतिक मुद्दा बनाने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। तो जीतू पटवारी ने एक बयान दिया और उन्होंने साफ तौर से कहा, वैक्सीन के मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं वैक्सीनेशन नहीं लगवाऊंगा। क्या उनको इस पर भरोसा नहीं है? जी क्या नीरज, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस कहीं ना कहीं दो विचारों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ तो अगर हम बात करें जीतू पटवारी जैसे कांग्रेस के लीडर हैं या फिर मनीष तिवारी जिस तरह से सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन अगर पंजाब के सीएम की बात करें तो वो कह रहे हैं कि वैक्सीन सुरक्षित है, सभी को लगवाना चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए यदि वैक्सीनेशन की बात की जाए तो आज न्यूज वर्ल्ड की टीम ने लगातार भोपाल में जहां जहां वैक्सीनेशन हुआ, छत्तीसगढ़ में जहां वैक्सीनेशन हुआ, पूरा जो वाक्य है वो अपने कैमरे में कवर किया, लोगों से बातचीत की। जेपी अस्पताल की बात की जाए तो जेपी अस्पताल के जो स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगी, उसके कुछ घंटे बाद उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा गया। उसके बाद वो लोग अपनी ड्यूटी पर आए और ड्यूटी करते रहे। लेकिन जिस तरह से एक जो अफवाह बाहर निकल के सामने आई थी कि एक व्यक्ति की मौत वैक्सीन लगने के 3 महीने बाद हो गई थी भोपाल, राजधानी भोपाल में, तो उसको लेके वो अफवाह का जो बाजार है वो लगातार जोर पकड़ रहा था। तो इस अफवाह को कहीं ना कहीं अब विपक्ष जो है अपना राजनीतिक स्टंट बनाना चाहता है और साफ तौर से इसलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सीधा सीधा हमला कर रहा है। चलिए नीरज, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत और जिन्होंने वैक्सीन लगाई कहीं ना कहीं उत्साह से भरे हुए थे, रोमांच से भरे हुए थे और स्वयं कह रहे हैं कि वो रोमांचित है। लेकिन सियासत है, राजनीति है, वो भी कहीं ना कहीं टीका पर टीका टिप्पणी भी जारी है। लेकिन कुल मिलाकर यही कि जिन्होंने टीका लगवाया है वो पूरी तरीके से विश्वास में है, उत्साह में है। अगली खबर हम छत्तीसगढ़ से लेंगे। सियासी रंग में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग की बजट तैयारियों की समीक्षा की। आज बजट पर चर्चा का दूसरा दिन था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल भी 3 मंत्रियों के साथ बजट पर चर्चा की थी, जिसमें मंत्री अमरजीत भगत, उमेश पटेल और जय सिंह अग्रवाल शामिल रहे। मुख्य द्वार पर बजट का दूसरा दिन रहा, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट पर मंत्रियों से चर्चा की, जिसकी जानकारी खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने देते हुए बताया, अभी फिलहाल बजट की तैयारी के सभी विभाग के मंत्रियों को बुलाकर चर्चा की जा रही है। उन्होंने बताया, पिछले बार भी इसी तरह से मंत्रियों के साथ चर्चा हुई थी। कोविड-19 की वजह से पिछली बार बजट में काफ़ी कटौती हुई थी, इस साल भी उसका असर रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी बजट की तैयारी के लिए सभी विभाग के मंत्री और अधिकारियों को बुला करके चर्चा कर रहे हैं और प्राथमिकता तय कर रहे हैं कि इस काम को प्राथमिकता देना है। पिछले वर्ष भी बजट से पहले चर्चा हुई थी। कोविड पीरियड होने के कारण पिछले बार बजट में काफ़ी कटौती हो गया और पूरा साल हम लोग कोविड से जूझते रहे। इस साल भी उसका असर रहेगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से संवाददाता निधि प्रसाद फोन लाइन पर हैं। निधि, जिस तरह से बजट से पूर्व बजट की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बजट को आकार देने में लगे हुए हैं। चुनौती भी है क्योंकि कोरोना काल रहा और कोरोना के चलते तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रभावित हुई हैं। क्या कुछ मंत्रियों के साथ चर्चा कर रहे हैं भूपेश बघेल और किस तरह का बजट लाना चाहते हैं कोरोना के बाद?
तो बिल्कुल निश्चित तौर पर राजेश बताना चाहेंगे आपको कि लगातार बजट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ तमाम मंत्रियों की जो बैठक का दौर है वो 21 तारीख तक चलेगा। 21 जनवरी तक ये बैठकें लगातार चलेंगी और इस बैठक के दौरान अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम मंत्री उमेश पटेल, जयसिंह अग्रवाल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से चर्चा हुई थी। और इसी के साथ अगर हम बताएं तो आज भी बजट को लेकर बैठक थी जिसमें मंत्रियों से प्रस्ताव लिए जा रहे हैं कि इस बार निम्न तरह से बजट किस तरह से होना चाहिए। और इसी के साथ जिस तरह से कोरोना काल रहा है तो इसकी जानकारी देते हुए खाद्य मंत्री अमरजीत ने भी बताया कि पिछले बार कोरोना काल की वजह से इसका प्रभाव जो है बजट पर पड़ा है और निश्चित इस बार भी इसका प्रभाव बजट पर पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं खाद्य मंत्री ने ये साफ किया है कि बजट पर कोरोना का जो प्रभाव पिछले बार पड़ा था वो इस बार भी पड़ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी है कि सभी विभागों के मंत्रियों के साथ मुख्य तौर से चर्चा की जा रही है और इस चर्चा के दौरान ये देखा जा रहा है कि किसके द्वारा किस तरह के जो प्रस्ताव है वो एक तरह से पेश किए जा रहे हैं। मुख्य तौर पर ये बजट जो है इसे आने में अभी समय है, लेकिन सारे विभाग के मंत्रियों के साथ इस पर चर्चा लगातार जारी है। हर दिन 2 से 3 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा कर रहे हैं और 21 तारीख तक ये चर्चा समाप्त होगी। क्या निधि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने मंत्रियों से ही चर्चा करेंगे बजट को लेकर, या फिर बजट से पहले आम जनता, अलग अलग तबके से जुड़े लोग हों, चाहे वो महिला हो, युवा हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, क्या इनसे भी चर्चा या किसी तरह के सुझाव लेने की प्रक्रिया क्या सरकार की तरफ से है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब जो मंत्री हैं उसके साथ जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे मुख्य तौर पर ये चर्चा की जा रही है और अभी फिलहाल जानकारी के मुताबिक ये चर्चा 21 तारीख तक चलेगी मंत्रियों के साथ, विभागों के अधिकारियों के साथ। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहीं जनता से, महिलाओं से, पुरुषों से इस बारे में चर्चा जरूर कर सकते हैं, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो या वो किसी माध्यम से हो। लेकिन फिलहाल इसकी कोई जानकारी अब तक किसी भी तरह से नहीं आई है। लेकिन ये जो चर्चा का दौर है वो मंत्रियों के साथ, उनके विभागों के अधिकारियों के साथ 21 तारीख तक जारी है। बिल्कुल निधि, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उम्मीद की जाना चाहिए कि शायद सरकार जनता से भी सुझाव ले, उनके मन को भी जाने कि आखिर जनता किस तरह का बजट चाहती है, क्योंकि अगर सरकार है या जो जनप्रतिनिधि हैं, जो मंत्री हैं, वो जनता के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। और लगता है कि मंत्रियों के बाद शायद सरकार या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता से भी राय जाने कि कोरोना है, संकट के बाद का बजट है, लेकिन जनता की उम्मीदें आखिर सरकार से क्या है, किस तरह का बजट जनता सरकार से चाहती है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरह से निधि बता रही थी कि अभी तो मंत्रियों के साथ ही चर्चा हो रही है, अधिकारियों के साथ चर्चा होगी और आगे देखना होगा क्या जनता से भी सुझाव लेती है भूपेश बघेल सरकार। आगे खबर सियासी रंग में राम मंदिर बनाए जाने को लेकर जिस तरह चंदा इकट्ठा करने की प्रक्रिया जारी है, तो वहीं अब इस पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर छत्तीसगढ़ में लगातार शुरू हो गया है। इस पर कांग्रेस का कहना है आखिरकार राम मंदिर के पैसे का हिसाब भाजपा नहीं दे पाई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने बयान में कहा, अब तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा राम मंदिर के पैसे का हिसाब नहीं दिया है। आखिरकार ये बात छुपाने का कारण क्या है? वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर जवाब देते हुए कहा, राम काज में विघ्न डालने का तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा, पहले पूछते थे प्रभु श्री राम का अस्तित्व क्या है, फिर पूछने लगे मंदिर की तारीख कब बताओगे, और अब मंदिर निर्माण होने लगा तो पूछते हैं चंदे का हिसाब कब दोगे। पिछले समय जब शिला पूजन के कार्यक्रम हुए थे उसमें जो पैसा इकट्ठा किया गया था उसका हिसाब आज तक देश की जनता को नहीं दिया गया। और वो कहते हैं जिनको पैसा दिया है वो पूछें। तो यदि ये सरकार 2,80,00,000 लोगों की प्रतिनिधित्व करती है और यदि मुख्यमंत्री पूछ रहे हैं तो उसको बताना चाहिए। आखिर उसके पास कोई हिसाब नहीं है तभी वो नहीं बता पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है उसको छुपाने, क्या कारण है? अभी भी और अभी भी जो धन संग्रह करेंगे उसका हिसाब किताब क्या है?
तो जिस तरह से राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी द्वारा चंदा को लेकर अभियान चलाया गया है और उसी पर छत्तीसगढ़ में राजनीति, सियासत और चंदे पर चकल्लस। जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सवाल खड़े कर रहे थे या फिर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जो पलटवार किया है कांग्रेस पर, भूपेश बघेल पर, इसी खबर पर और अपडेट के साथ रायपुर से संवाददाता निधि प्रसाद फोन लाइन पर एक बार फिर हमसे जुड़ी है। निधि, क्या कहेंगी? चंदे पर राजनीति और सियासत जारी है, क्या कुछ छत्तीसगढ़ में इसको लेकर? तो बिल्कुल, अगर राम नाम की बात करें तो राम नाम पर सियासत इसके पहले भी कई दफा छत्तीसगढ़ में देखने को मिली है, लेकिन अब एक बार हम बात करें तो राम मंदिर बनाए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान चल रहा है, जिसके तहत वे घर घर जाकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। बस ये जो तकरार और ये जो सियासत की प्रक्रिया है कि चंदे से ही शुरू हुई है, क्योंकि पहले के चंदे का हिसाब अब तक कांग्रेस द्वारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, और अब एक बार फिर चंदे की जो प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही ये बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें इस चंदे का हिसाब देना होगा, क्योंकि जब घर घर जाकर लोगों की, जनता के जेब से पैसे लिए जा रहे हैं तो इस पैसे का हिसाब भी जनता को होना बिल्कुल जरूरी है, आवश्यक है, क्योंकि वो जनता के पैसे हैं। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का एक ट्वीट आता है, जिसमें वो सीधे तौर पर ये कहते हैं कि रामकाज में विघ्न डालने का तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। इसके साथ ही उन्होंने 3 प्रश्न पूछे, जिसमें पहले पूछते हैं कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व, यानी कि कांग्रेस पर ही वो आरोप लगा करके पूछते हैं कि ये पूछते थे कि प्रभु श्री राम का अस्तित्व क्या है, फिर पूछने लगे मंदिर की तारीख कब बताओगे, अब उसके बाद पूछते हैं कि मंदिर का निर्माण होने लगा तो चंदे का हिसाब कब दोगे। तो ये सारे जो सवाल हैं उसको लेकर सीधे तौर पर उन्होंने प्रश्न उठाया है। चलिए, बहुत शुक्रिया निधि से तमाम जानकारी के लिए। तो चंदे पर चकल्लस, सियासत और राजनीति जारी है और अपने अपने तरह के बयान, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें या फिर जिस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया, राजनीति है, सियासत है, तमाम तरह के रंग छत्तीसगढ़ में इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। मुजफ्फरनगर से एक खबर है। मुजफ्फरनगर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विनीत शारदे ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव के बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाने वाले बयान को लेकर कहा, 2017 में जनता ने वोट रूपी वैक्सीन लगाकर इन्हें निस्तनाबूद कर दिया था। 2022 में भी जनता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ यही करेगी। कोरोना के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। अखिलेश यादव साहब, क्यों भ्रमित करते हो? मैं देश की देवतुल्य जनता से आह्वान करता हूं, नेताओं, इन जैसे नेताओं के भ्रम जाल मत आना। इनकी जमीन दे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ देवतुल्य जनता ने 2017 में इनको वोट रूपी वैक्सीन लगा के इनको नस्ताबूद कर दिया था, और 2022 में देवतुल्य जनता उत्तर प्रदेश की और देश की इस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इन लोगों को दोबारा करने जा रही है। तो जिस तरह से आज से कोरोना वैक्सीन, कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, टीका के महाअभियान की शुरुआत, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में लंबे समय से इसी पर राजनीति और सियासत जारी है। जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको वो नहीं लगवाएंगे, और उसी पर लगातार बीजेपी अखिलेश यादव पर पलटवार कर रही है। आज जिस तरह का बयान इसको लेकर दिया, हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ, ज़्यादा अपडेट के साथ मोनू कुमार फोन लाइन पर हैं। मोनू, क्या कहेंगे जिस तरह से वैक्सीन को लेकर सियासत राजनीति यूपी में अभी भी जारी है, अखिलेश यादव के उस बयान को लेकर लगातार बीजेपी काउंटर कर रही है? मुजफ्फरनगर में आज भाजपा के बड़े नेता विनीत शारदे जी पहुंचे थे। आज उन्होंने, हमने जो कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जो अखिलेश जी है वे तो देशद्रोही है। उन्होंने कहा कि उनको वैक्सीन के लिए ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है
तो इस चीज से बीजेपी कहते हैं कि हम कह रहे हैं कि सब वैक्सीन लगा, लेकिन वैक्सीन में भी राजनीति कर रहे हैं, तो वे देशद्रोही है, वे देश के हित में नहीं कर रहे हैं कुछ भी। क्या मोनू, इनके इस बयान के बाद जिस तरह से बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो लगातार बात कर रहे हैं अखिलेश यादव को लेकर, क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने इसके बाद कोई काउंटर, कोई पलटवार किया है क्या? जी बिल्कुल, हाँ। आज हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है प्रमोद त्यागी जी, उन्होंने कहा कि बीजेपी है कोरोना वैक्सीन को लेकर राजनीति कर रहे हैं बीजेपी भी। हमने सिर्फ इतना कहा था कि जो बीजेपी वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, लेकिन बीजेपी वैक्सीन को लेकर ही बड़ी राजनीति कर रही है। चलिए, तो एक तरफ टीकाकरण का महाअभियान जिसकी शुरुआत हो चुकी है पूरे देश के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी, लेकिन सियासत और राजनीति है, टीका पर टीका टिप्पणी है, वो भी लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया मोनू इस तमाम जानकारी के लिए। संभल से खबर, संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा बगैर टेस्टिंग के टीकाकरण नहीं कराया जाए। कोरोना वैक्सीन पहली बार आ रही है, इसे अभी ना देखा है और ना समझा है, तो वैक्सीन को लगवाना उचित नहीं होगा। सरकार को पहले टेस्टिंग करानी चाहिए, फिर टीकाकरण करवाना चाहिए। इस दौरान सपा सांसद ने उलेमाओं के बयान का भी समर्थन किया और कहा वैक्सीन में कुछ गड़बड़ है। इसी गड़बड़ी के चलते नार्वे में 30 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। ये चूँकि वैक्सीन अभी पहली बार आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी हमने तो उसको न देखा न समझा। मैंने तो उस वक्त भी कहा था, चूँकि उलमा ने कह दिया था कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो इनकी तरफ से बयान आए कि भाई इनका कोई प्रोपेगेंडा ना हो। लेकिन आदमी, जान हर आदमी को प्यारी है। हर आदमी ये महसूस करता है कि अगर मैंने इस्तेमाल कर लिया, खुदा न ख्वास्ता कोई गड़बड़ हो गई तो मैं मार जाऊँगा। तो इसलिए ये वैक्सीन का अभी नॉर्वे के अंदर आपने देखा कि बहुत आदमी मर गए, 23 आदमी मर गए उसमें, जो इस्तेमाल हुआ है। तो इसमें गवर्नमेंट को की भी जिम्मेदारी है कि वो उसको टेस्टेड कराए, टेस्ट होने के बाद में ही उसका इस्तेमाल हो और सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन हो तो इसका इस्तेमाल कराया जाए। इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रदीप मिश्रा फोन लाइन पर हैं। प्रदीप, सांसद जी क्या कह रहे थे वैक्सीन को लेकर? सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क लगातार सुर्खियों में रहती है किसी न किसी बात पर। इस बार उन्होंने कोरोना वैक्सीन को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने बताया कि बगैर टेस्टिंग के टीकाकरण कराना गलत है। पहले सबसे पहले टीकाकरण की वैक्सीन जो है वो टेस्टिंग पे जारी की थी। उससे पहले भी उन्होंने कहा है कि एक बार और वैक्सीन आई थी, उससे 30 लोगों की मौत हो गई थी, उसको लेकर अपना बयान दिया है। तो क्या प्रदीप, सांसद साहब को ये मालूम नहीं है कि कोरोना की जो वैक्सीन आई है कोरोना के खिलाफ, वो कई स्तरों पर टेस्टिंग के बाद ही आई है? उनसे सवाल नहीं पूछा किसी ने? सारा सवाल पूछने की कोशिश की गई, लेकिन वो बात को कतराते नजर आए। लेकिन उन्होंने यही कहा कि पहले इसकी टेस्टिंग हो, उसके बाद हम अपने टीकाकरण कराने को तैयार हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ वैक्सीनेशन की शुरुआत और दूसरी तरफ इस तरह टीका पर टीका टिप्पणी, अलग अलग बयान, अलग अलग मत, लेकिन कुल मिलाकर यही कि जो वैज्ञानिक हैं, जो विशेषज्ञ हैं जिन्होंने इस वैक्सीन का निर्माण किया, वो पूरे भरोसे के साथ सामने लाए हैं और पूरे दावे के साथ ये कहा गया है कि वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। और आज इसकी शुरुआत भी हुई है और जिसे आज वैक्सीन लगाई गई, जिसे टीका लगाया गया, वो भी काफ़ी उत्साह से भरे हुए थे। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके साथ ही टीका के महाअभियान के साथ भी राजनीति और सियासत भी है, वो अपनी जगह है। लेकिन कुल मिलाकर भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत आज से हो चुकी है। सियासी रंग में आज बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।